हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बात की? प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशन बुक्स में बात की कि वहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल्थ है ना, तो वहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आ रही थी, हमारी आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यूज, एनर्जी सब कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। आज हम बात करेंगे स्टेप पोटेंशियल की। तो देखो, वन डायमेंशन स्टेप पोटेंशियल। और आज हम कौन से केस की बात करेंगे? केस फर्स्ट, जिसमें हमारे पार्टिकल की एनर्जी क्या हो? पोटेंशियल से ज्यादा हो। तो देखो, सबसे पहली बात कि हम इसको स्टेप पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं? स्टेप पोटेंशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्टेप पोटेंशियल क्या होता है कि पोटेंशियल कर्व विद एक्स एक्सिस, यानी पोटेंशियल का और एक्स एक्सिस जो हमारा एक्स है इसके बीच का कर्व होता है, ये हमें क्या बताता है? स्टेप पोटेंशियल। और स्टेप नाम क्यों पड़ा? देखो, जो स्टेप मतलब सीढ़ी है ना, इस टाइप की, देखो इस टाइप की सीढ़ी टाइप स्ट्रक्चर बन रही है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टेप। और पोटेंशियल इसलिए क्योंकि पोटेंशियल और एक्स एक्सिस के बीच का एक कर्व बताता है। अब देखो, सबसे पहले हम इस कर्व को समझते हैं ना। सबसे पहले मेरा ये पार्टिकल है जिसकी एनर्जी है ई, है ना। फर्स्ट रीजन में मैंने क्या माना कि इसकी पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या है? जीरो है। जैसे ही ये सेकंड रीजन में पेनिट्रेट करेगा, क्यों पेनिट्रेट कर जाएगा? क्योंकि इस पार्टिकल की एनर्जी इसके पोटेंशियल से ज्यादा है, यानी ये जो हमारा पोटेंशियल बोल है इससे इस एनर्जी, जो पार्टिकल की एनर्जी वो ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएगा, है ना। तो जैसे ही सेकंड रीजन में आया तो इसके जो पोटेंशियल है वो जीरो से कितना हो गया? वी नोट हो गया। कब? x इजकल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी ये मेरा पॉइंट क्या है? x इजकल टू जीरो का, ये मेरा x ग्रेटर देन जीरो और ये मेरा x स्मॉलर देन जीरो, है ना, ये वाला रीजन है। तो जैसे ही x इजकल टू जीरो और x ग्रेटर देन जीरो वाले रीजन में आया, यानी इस रीजन में, तो उसका जो पोटेंशियल है वो जीरो से कितना हो गया? वी नोट हो गया, है ना। और ये वी नोट कॉन्स्टेंट रहेगा किसके लिए? कॉन्स्टेंट फॉर x इजकल टू जीरो एंड x ग्रेटर देन जीरो, यानी जैसे ही इस x इजकल टू जीरो वाले रीजन पे आया वैसे ही जो इसकी पोटेंशियल है वो जीरो से कितना हो गया? हमारा वी नोट के इक्वल हो गया, है ना। इतना आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। x इजकल टू जीरो पे जो साई वन की वैल्यू होगी वो साई टू के इक्वल हो जाएगी, है ना। x इजकल टू जीरो यानी जो बॉर्डर पॉइंट है, तो वेव फंक्शन इन फर्स्ट रीजन इजकल टू वेव फंक्शन इन सेकंड रीजन, ये बातें आप सभी को पता होगी, है ना। फिर मैंने क्या लिखा कि vx इजकल टू जीरो। vx जीरो कब है? फर्स्ट रीजन में मेरा, यानी जब मेरा x क्या हो? जीरो से छोटा हो और x लेसर देन जीरो, है ना। वी नोट कब? एट x इजकल टू जीरो एंड x ग्रेटर देन जीरो, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? ग्रेटर इक्वल जीरो, है ना। अब बात करेंगे लेफ्ट पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की। ये जो मेरा पार्टिकल है ना जिसकी एनर्जी ई है, ये लेफ्ट रीजन से राइट रीजन में मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन। वन डायमेंशन है ना, यानी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, हमने अलोंग एक्स एक्सिस मानना है। एंड इज इंसिडेंट ऑन स्टेप एट एक्स इजकल टू जीरो, यानी एक्स इजकल टू जीरो वाले पॉइंट पे ये पार्टिकल जो ई है ये इससे स्ट्राइक करेगा, है ना, इंसिडेंट होएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल कैन पेनिट्रेट द बैरियर एंड कैन बी फाउंड इन रीजन टू एज एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स उसके अकॉर्डिंग क्या कि ये जो एनर्जी ई वाला पार्टिकल है हमारा, इसकी एनर्जी वी नोट से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस वॉल को क्रॉस कर जाएगा, तो इस वाले रीजन से सेकंड रीजन में आ जाएगा, है ना। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात हुई तो इट बिहेव्स लाइक वेव इंसिडेंट ऑन बैरियर। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या कि ये जो ई एनर्जी का पार्टिकल है ये वेव करेक्टर शो करेगा अपना, मतलब कि ये पूरा का पूरा ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा, कि पूरा का पूरा क्रॉस नहीं कर जाएगा, कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। मतलब ये कैसी स्ट्रक्चर आएगी इसकी? देखो ग्राफ ऐसा आएगा हमारा ई, है ना, यानी यहाँ से हमने इंसिडेंट करा है पार्टिकल, है ना, पार्टिकल इंसिडेंट करा के सीधा चला जाता, किसके लिए? क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। तो ये इसको क्रॉस कर गया, क्यों क्रॉस कर गया? क्योंकि ई ग्रेटर देन मेरा क्या है? वी नोट है, तो ये क्रॉस कर जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये जो मेरा इंसिडेंट पार्टिकल है ना, इंसिडेंट वाला, ये पूरा का पूरा ट्रांसमिट नहीं होगा, ये कुछ रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो particle will suffer partial reflection and partial transmission at x इजकल टू जीरो, यानी इस पॉइंट पे इस x इजकल टू जीरो पे ये आधा ट्रांसमिट होएगा और आधा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। तो हम क्या बात करेंगे? हम जो कोफिशिएंट आएंगे हमारे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, उनकी वैल्यू बात करेंगे। कुछ एक हमारे कॉन्स्टेंट भी आएंगे इसके अंदर, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे?
टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करेंगे रीजन 1 और रीजन 2 के लिए। फिर हम क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0 साई 1 और साई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे इक्वल आ जाएगी। और डेरिवेटिव ऑफ साई 1 इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई 2 वो इक्वल आ जाएगी। तो वहाँ पे हम उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, है ना। फिर हमें क्या निकल के आएगा, वहाँ से हमारे ए बी सी जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होंगे उनकी वैल्यूज। देखो करते हैं, इतना नोट करो, है ना। फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखो इतनी बात समझ में आई, तो हम रीजन 1 और रीजन 2 के लिए बात कर लेते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, है ना। पहले मैं लिख दूं यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फुल फॉर्म आप लिख लेना, है ना। थोड़ी तो मेहनत करोगे, है ना। तो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, है ना। डेल स्केयर साई अपॉन में डेल एक्स स्केयर प्लस में 2m बाई एच कट स्केयर डेल साई बाई डेल टी, सॉरी डेल साई बाई डेल टी किस में आता है, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ना। इसमें केवल e माइनस बी साई इजकल टू 0 ये इक्वेशन होती है ना। टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, आयोटा एच डेल साई बाई डेल टी इजकल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल साई अपॉन में डेल एक्स, डेल साई स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, है ना। वो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होती है। मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, टाइम इंडिपेंडेंट की, क्योंकि यहाँ पे देखो टाइम पे तो कहीं डिपेंड कर ही नहीं रहा, है ना। हम केवल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और इसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं और एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मैंने एक बार भी टाइम का जिक्र किया, नहीं किया ना। यानी टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करने वाले हैं हम, है ना। तो फॉर रीजन 1 की बात कर लेते हैं। फॉर रीजन 1, रीजन 1 कौन सा है, जब मेरी x की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो उस केस में, और मेरे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। तो इस टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में v की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, 0। तो जैसे ही मैंने सब्सटीट्यूट की तो डेल स्केयर साई बाई डेल एक्स स्केयर प्लस 2m बाई एच कट स्केयर, और यहाँ पे ई साई इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि v साई की वैल्यू, v की वैल्यू 0 है तो v साई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो केवल मेरा ई साई बचेगा, है ना। अब मैं क्या करूँगी, 2m बाई एच कट स्केयर ई को मैं क्या पुट कर दूंगी, k1 स्केयर पुट कर दूंगी। क्यों पुट करूँगी, कल का लेक्चर देखा होगा पार्टिकल इन 1 डायमेंशन वाला, तो उसमें मैंने बताया हुआ है ना, क्यों करूँगी पुट में। देखो मेरे को पता है काइनेटिक एनर्जी, यानी ई की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, हाफ एम वी स्केयर, हाफ एम वी स्केयर, है ना। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एम से, डिवाइड कर दूं एम से, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा, फिर एम से मल्टीप्लाई की तो एम का स्केयर और बी का स्केयर, तो मैं इस पर ऐसे लिख दूं एम बी का होल स्केयर, और नीचे भी क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, पी, है ना। तो पी स्केयर बाई 2m, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, है ना। यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2m_e, है ना। ये मेरी पी की बात हो गई। अब के क्या होता है मेरा, वेव नंबर, यानी 2π/λ, है ना। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा की वैल्यू होती है h/p, यानी कि 2π/h, और p मेरा कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, है ना। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, p की वैल्यू क्या है, √2me अपॉन में इस 2π को मैं h के डिनोमिनेटर में लिख सकती हूँ, यानी h/2π। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो वापस रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर में, एक ही बात है दोनों, है ना। अब मैं क्या लिखूंगी, देखो h/2π मेरी किसकी वैल्यू होती है, h कट की वैल्यू होती है, तो √2me अपॉन में h कट, ये मेरे किसकी वैल्यू आ गई, k की, है ना। तो यहाँ पे मैं जब k स्क्वेयर फाइंड करूंगी तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2me अपॉन में h कट का स्क्वेयर, है ना। 2m अपॉन में h कट का स्क्वेयर और ये वाली टर्म, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, k1 स्क्वेयर। समझ में आया कैसे लिखा मैंने। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डेल स्क्वेयर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वेयर प्लस में k1 स्क्वेयर साई इजकल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली मैंने, है ना। अब इसके जब आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएंगे इसके, a e⁻⁴ k1x प्लस b e⁻⁻k1x, ये मेरे क्या निकल के आए, इक्वेशन फर्स्ट के जनरल सॉल्यूशन, है ना। समझ, जनरल सॉल्यूशन तो निकालना आता होगा, है ना। कैसे निकालते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के, जिनको नहीं आता वो सर्च कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पायलट ऑफ फिजिक्स, है ना। मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं उन पे, तो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाली, लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा फिर, है ना। तो जनरल सॉल्यूशन मेरे यहाँ पे ये निकल के आ गया। अब ये किसके लिए था, केवल रीजन 1 के लिए था। देखो अब ए और बी, इस पे ध्यान रखना है। ये वाला जो मेरा पहला है ना, पहले वाला e⁻⁴k1x, ये वाला कोफिशिएंट मेरा ई का, है ना। ये किसको शो कर रहा है, ध्यान से देखो, ये मेरे पार्टिकल था, है ना, उसकी एनर्जी ई थी, इसको हम क्या करा रहे थे, इंसिडेंट करा रहे थे। तो ये वाला जो मेरा कोफिशिएंट है किसको शो करेगा, इंसिडेंट वेव को शो करेगा,
है ना, कब, रीजन 1 के लिए। और बी ई रेज टू पावर माइनस, देखो माइनस क्यों आया, ध्यान से देखना है, माइनस, कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला टर्म हमारा आया रिफ्लेक्शन के लिए फर्स्ट रीजन में। देखो क्वांटम मैकेनिकली मैंने बताया ना कि कुछ पार्टिकल हमारा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, कुछ हमारा रिफ्लेक्ट होगा। तो रीजन 1, ये वाला रीजन 1 है, तो रीजन 1 में मेरा इंसिडेंट वेव आ रही है और रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है। अब इंसिडेंट वेव तो ये लिखी मैंने, रिफ्लेक्टेड ये लिखी, क्यों, ये रिफ्लेक्टेड हो सकता तो वो इंसिडेंट हो सकता था, है ना, क्यों लिखा, देखो इंसिडेंट वेव मेरी क्या जा रही है, अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन जा रही है ना, जबकि मेरा जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो x इक्वल टू 0 पे स्ट्राइक होके मेरा नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, इसमें मैंने क्या लगा दिया, माइनस आयोटा k1x, इसलिए मेरे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन वेव या रिफ्लेक्टेड वेव हो गई। समझ में आया इतना, है ना। अब हम बात करेंगे फॉर रीजन 2, रीजन 2, है ना। अब रीजन 2 यानी कि x की वैल्यू क्या है मेरी, ग्रेटर इक्वल देन 0, ग्रेटर इक्वल देन 0, और v की वैल्यू क्या है मेरी, v नोट है ना। तो पुट कर दो कहाँ पे, इस वाले इक्वेशन में। तो यानी कि डेल स्केयर साई अपॉन में डेल एक्स स्केयर प्लस 2m बाई एच कट स्केयर ई माइनस बी नोट साई इजकल टू 0, है ना। अब ये वाली मेरी पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 2m बाई एच कट स्केयर ई माइनस बी नोट, इसको मैंने क्या माना, k2 का स्केयर माना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, डेल स्केयर साई अपॉन में डेल एक्स स्केयर प्लस में k2 स्केयर साई इजिकल टू 0, है ना, ये वाली। अब इसके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो इसके जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेंगे, इसके जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेंगे, जनरल सॉल्यूशन इस बार देखो c आ जाएगा, है ना, c ई रेज टू पावर आयोटा k2 आएगा, k1 नहीं आएगा, k1 केवल फर्स्ट रीजन के लिए था, k2 सेकंड रीजन के लिए, है ना, k2x प्लस में d ई रेज टू पावर माइनस आयोटा k2x, ये क्या आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन, है ना। अब एक चीज ध्यान से देख के बताओ, जैसे हमने यहाँ पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन लिखा ना, है ना, ऐसे ही इसमें से कौन सा मेरा ट्रांसमिशन रहेगा, कौन सा मेरा रिफ्लेक्शन रहेगा। देखो अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, रीजन 2 की बात कर रही हूँ कि अब मेरे लिए जो पार्टिकल है इंसिडेंट होके रीजन 2 में आ चुका है, क्यों आया है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है इसकी पोटेंशियल वॉल से, है ना, तो ये क्रॉस करके पेनिट्रेट करके इस रीजन 2 में आ गया। अब रीजन 2 में ये वाली जो मेरी वेव है ये कौन सी है, ये ट्रांसमिट वाली है ना, ट्रांसमिटेड वेव है मेरी, है ना, तो ये वाला मेरे क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा ट्रांसमिटेड वेव का कांस्टेंट, है ना, ट्रांसमिटेड वेव। और ये मेरा किसको शो करेगा, डी रेज टू पावर माइनस आयोटा k2x है, देखो माइनस, यानी कि ये मेरा किसको शो करेगा, रिफ्लेक्टेड वेव को शो करेगा, किसको शो करेगा, मेरा रिफ्लेक्टेड वेव को शो करेगा। अब एक चीज ध्यान से देख के बताओ इस फिगर में कि क्या रीजन 2 में कोई डिसकंटिन्यूटी है, कि मैंने क्या यहाँ पे आगे कोई ऐसे जैसे ये बॉल लगा रखी थी, यहाँ पे कोई बॉल लगा रखी है, नहीं है ना कोई भी बॉल, तो अब ये ट्रांसमिटेड वेव तो सीधी चली जाएगी, है ना, रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं। देखो यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट हुई थी, यहाँ पे तो मेरे पास ये पोटेंशियल बॉल थे एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो लाइट इसके स्ट्राइक होके तब रिफ्लेक्ट हुई। अब ये ट्रांसमिटेड वेव आगे तो कुछ है ही नहीं, कुछ बैरियर है ही नहीं जिससे स्ट्राइक होके वो वापस रिफ्लेक्टेड हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जाए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगी, इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी 0। समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस वाले के लिए क्या है, नो डिसकंटिन्यूटी, नो डिसकंटिन्यूटी इन रीजन सेकंड, ये इसका क्या है, रीजन है कि रीजन जो मेरा सेकंड है ना ये वाला, इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं आगे कि जिससे लाइट मेरी क्या हो, स्ट्राइक होके ट्रांसमिटेड जो वेव है वो मेरी स्ट्राइक होके वापस रिफ्लेक्टेड हो, है ना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, मेरे पास 0 हो गई, है ना। तो ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0 साई 1 और साई 2 की वैल्यू मेरी इक्वल होगी, है ना, यानी ये वाले कोफिशिएंट मेरे इन वाले कोफिशिएंट के इक्वल होंगे, है ना। इतना नोट करो फिर मैं इरेज करती हूँ। तो देखो एट एक्स इजिकल टू 0 पे, एट एक्स इजिकल टू 0 पे मेरा जो साई 1 की वैल्यू होगी वो साई 2 की इक्वल होगी। साई क्या होता है, वेव फंक्शन होता है ना, ये क्या होता है डिटेल में पढ़ना है तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, है ना। तो साई 1 की वैल्यू मेरी साई 2 की इक्वल होगी। अब साई 1 यानी फर्स्ट रीजन के लिए मेरे सॉल्यूशन क्या आए थे, ए ई रेज टू पावर आयोटा k1x प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा k1x। 1 2 4 में प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप ये ध्यान रह जाएगा, ये क्यों आया रटना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। इजिकल टू
सी ई रेज टू पावर आयोटा के टू एक्स आएगा, है ना। और डी वाली टर्म मेरी क्या हो गई थी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई सेकंड रीजन में मेरे पास कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है ना। अब देखो x की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू जीरो पुट करते ही क्या आ जाएगा, a ई रेज टू पावर जीरो, यहाँ पे भी जीरो पुट करोगे तो b ई रेज टू पावर जीरो, और यहाँ पे भी c ई रेज टू पावर जीरो। ई रेज टू पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, वन होती है ना। तो यहाँ से ई रेज टू पावर जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आई, a प्लस बी इजिकल टू सी। ये क्या है मेरी इक्वेशन नंबर, वो इसको फोर इक्वेशन माना है ना, वन टर्म ऑलरेडी मान चुके हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम करो, a प्लस बी इजकल टू सी को, है ना। अब ये क्या था कि x इजकल टू जीरो पे साई वन और साई टू की वैल्यू मेरी इक्वल थी, कि इस वाले पॉइंट पे जो यहाँ पे वेव फंक्शन था वही यहाँ पे होएगा, बॉर्डर पॉइंट है ये मेरा, है ना। तो इसी पॉइंट पे एट x इजकल टू जीरो पे मेरे डी साई वन बाई डी एक्स और डी साई टू बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू भी मेरी इक्वल होती है। ये क्यों होती है, जब मैंने कंडीशन एक्सेप्टेबल फॉर द वेव फंक्शन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, वो मैंने क्या बताया था, वेव फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए और फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों क्या है मेरे इक्वल होंगे, कब, एट एक्स इजकल टू जीरो पे, है ना। तो अब देखो फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करोगे और इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डी साई वन, है ना। ये मेरे साई वन की वैल्यू थी, साई वन की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ए ई रेज टू पावर आयोटा के वन एक्स। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखती हूँ, है ना, यहाँ पे लिख दूँ, साई वन क्या है मेरा, ए ई रेज टू पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स, है ना। और यहाँ पे मेरी किसकी वैल्यू है, साई टू की वैल्यू है, साई टू की वैल्यू सी ई रेज टू पावर आयोटा के टू एक्स प्लस में डी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के टू एक्स भी आता, लेकिन वो वैल्यू मेरी क्या हो गई थी, जीरो, है ना। तो देखो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करोगे, डेरिवेटिव करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, आयोटा के वन, तो ये आगे आ जाएगा, तो आयोटा के वन और ए ऑलरेडी था यहाँ पे, ई रेज टू पावर आयोटा के वन एक्स। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना हमारा, उसका डिफरेंशिएशन सेम होता है, लेकिन एक्स के कोफिशिएंट मेरे आगे आ गए, है ना। डिफरेंशिएशन सबको आता होगा प्लस में। अब ऐसे ही यहाँ पे एक्स के जो कोफिशिएंट है वो आगे आ जाएंगे, तो यानी माइनस, अब ये प्लस मेरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि जब ये के वन के कोफिशिएंट को मैं आगे लिखूंगी तो यहाँ पे माइनस आयोटा के वन है ना, तो यहाँ पे माइनस आयोटा के वन बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास, है ना। अब देखो डी साई वन बाई डी एक्स, है ना, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आयोटा के वन कॉमन आ रहा है दोनों में ना, तो आयोटा के वन को मैं बाहर निकाल लूँ, ए ई रेज टू पावर आयोटा के वन एक्स माइनस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के वन एक्स, है ना। ये टर्म बच जाएगी मेरे पास केवल। ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी साइड टू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, इसका कोफिशिएंट क्या है एक्स का, आयोटा के टू, और सी ये ऑलरेडी है ई रेज टू पावर आयोटा के टू एक्स, है ना। ये मेरा डी साइड टू बाई डी एक्स आ गया। अब क्या पुट करोगे, देखो एक्स इजकल टू जीरो पुट करोगे, है ना, एक्स इजकल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो, जीरो, तो डी साई वन बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ से, देखो x की जगह जीरो पुट करोगे तो आयोटा के वन ए ई रेज टू पावर जीरो माइनस बी ई रेज टू पावर जीरो आ जाएगा, है ना। यानी कि मैं क्या लिख दूँ, आयोटा के वन ए माइनस इसको मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ, है ना, माइनस में बी, है ना, क्योंकि ई रेज टू पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, सबको पता होगा। तो ये मेरी यहाँ से ये वैल्यू आ गई किसकी, डी साई वन बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, जीरो, तो डी साइड टू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी यहाँ से, आयोटा के टू सी ई रेज टू पावर जीरो, यानी कि आयोटा के टू सी, है ना। ये मेरे किसकी वैल्यू आ गई, डी साइड टू बाई डी एक्स की। अब ये वैल्यू आप इस वैल्यू को इक्वल पुट करोगे, है ना, क्योंकि डी साई वन बाई डी एक्स इजकल टू डी साई टू बाई डी एक्स है ना। तो पुट करो, देखो तो क्या आ जाएगा, आयोटा के वन ए माइनस बी इज इक्वल टू आयोटा के टू सी, है ना, ये आ जाएगा। अब आयोटा से अब आयोटा मेरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, के वन ए माइनस बी इज इक्वल टू के टू सी। अब सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू है मेरे पास a प्लस बी, है ना। तो हम क्या यूज करेंगे,
यूजिंग इक्वेशन 4 हियर। इक्वेशन 4 को हम यूज करेंगे। तो जहाँ पे सी है मेरा, यहाँ पे मैं a प्लस बी रख दूँ, है ना। देखो इतना समझ में आया, फिर मैं इसको इरेज करूँगी, स्पेस नहीं बचा है ना। हमने कुछ नहीं किया है, x इक्वल टू 0 मुझे पता है, साई 1 की वैल्यू मेरी साई 2 के इक्वल आएगी। तो साई 1 के जो मेरे सॉल्यूशन निकल के आए थे, ए रेज टू पावर आयोटा k1x प्लस में बी ई रेज टू पावर में माइनस आयोटा k1x, ये मेरा किसके इक्वल होगा, साई 2 के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन मेरी यहाँ से आई, ए प्लस बी इक्वल टू सी। अब मुझे पता है x इक्वल टू 0 पे मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, वो भी एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये साई 1 था, इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन किया, साई 2 इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन किया, x की वैल्यू 0 पुट की, वहाँ से मैंने इनको कंपेयर किया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है ना। इतना समझ आया तो मैं इरेज कर दूँ इसको, है ना। देखो इजी है एकदम, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है ना, सिंपल नॉर्मल। अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह आते होंगे तो आसानी से कर सकते हो, जनरल सॉल्यूशन वगैरह निकालने, है ना। तो देखो मेरे पास क्या इक्वेशन आई है, मेरे पास इक्वेशन आई है k1a माइनस बी इज इक्वल टू k2c। c की वैल्यू क्या थी मेरी, यूजिंग इक्वेशन 4 c की वैल्यू थी मेरे पास a प्लस बी, है ना। तो उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो k1a माइनस बी इज इक्वल टू k2a प्लस बी, है ना, ये आ जाएगा मेरे पास। तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो k1 की a के साथ करोगे तो k1a माइनस k1b इज इक्वल टू k2a प्लस k2b, है ना। k1 वाले को एक तरफ लिख लो, k2 वालों को एक तरफ लिख लो। तो k1a माइनस, ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस का k2a इज इक्वल टू यहाँ पे k2b, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस k1b, है ना, ये आ गया। अब देखो यहाँ से a कॉमन आ रहा है मेरा, तो a k1 माइनस k2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है मेरा, b कॉमन आ रहा है, तो b k2 प्लस k1, है ना। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू क्या आई, देखो b की वैल्यू आई मेरी k1 माइनस k2 a अपॉन में k1 प्लस k2, है ना। इस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू को यूज करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे b की वैल्यू यूज करोगे तो c की वैल्यू निकल जाएगी मेरे को, है ना। तो मैं, ये मेरी इक्वेशन 4 थी, तो मैं इसको क्या करूँगी, पुट दिस इन इक्वेशन 4, है ना। तो c की वैल्यू मिल के आ जाएगी, a प्लस बी था, a प्लस, है ना। b की वैल्यू क्या है मेरे पास, k1 माइनस k2 अपॉन k1 प्लस k2, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा a, है ना। एलसीएम लो, है ना, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ k1 अपॉन में k1 माइनस k2, है ना। ये मेरे पास वैल्यू आएगी, एक बार करके देख लो एलसीएम लेके, है ना। तो k1 प्लस k2 एलसीएम आ जाएगा, a की मल्टीप्लाई इससे होगी, a k1 प्लस k2 से माइनस, सॉरी प्लस k1 माइनस k2, है ना। और भाग क्या है पूरे पे, a है, ये वाला है ना, इसके साथ भी है ना ये वाला है। तो इससे जब आप लोग सोल्व करोगे, ये a मेरे इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, इस वाले के साथ मैं यहीं पे a लगा दूँ, है ना। तो इसको आप सोल्व करके देख लेना, तो मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सोल्व कर लो एक बार, है ना। एलसीएम ले लिए, देखो एलसीएम तक आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। तो बस इसके बाद कुछ नहीं, क्या एलसीएम लेना है, 1 है डिनोमिनेटर में, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा प्लस में, ये ऑलरेडी इसके साथ था a, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो a k1 माइनस k2, a k2 है ना, a k2, है ना। तो यहाँ से देखो a यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ पे भी a आ रहा है, तो a को क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, a कॉमन ले लिया तो k1 प्लस में k2, है ना, प्लस का k1 और माइनस का k2 अपॉन में k1 प्लस में k2। अब देखो k2 से k2 कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे देखो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ a k1 अपॉन में k1 प्लस k2, k1 माइनस k2 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में ध्यान रखना है ना, अभी मैंने किया था k1 माइनस k2, k1 प्लस k2 आएगा। तो एलसीएम लेके अगर आपको ना ध्यान रही वैल्यू c की वैल्यू, तो आप एलसीएम लेके भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो c की वैल्यू मेरे पास ये आ गई और b की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, मुझे यही फाइंड आउट करना था, किसके लिए, 1 डायमेंशन स्टेप पोटेंशियल के लिए। तो इतना नोट करो, इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की, कि जो हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना रिफ्लेक्ट होके जा रहा था, कितना ट्रांसमिट होके जा रहा था,
तो वो कोफिशिएंट हमारे एक्चुअल में होते क्या है उनके बारे में बात करेंगे ना। ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना है ना, तो इतना नोट करो। देखो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की, कि जो हमारी इंसिडेंट जो वेव आई थी ये इस बॉल से स्ट्राइक होके कितना हमारा रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो आर मेरा क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट, कि मेरी कितनी इंसिडेंट वेव आई थी इस बॉल से स्ट्राइक होके कितना मेरा रिफ्लेक्ट हो गई। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, कितनी रिफ्लेक्ट हुई अपॉन में कितनी आई थी, है ना, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट, याद हो जाएगा आपको, है ना। तो आर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जे रिफ्लेक्टेड अपॉन में जे इंसिडेंट, है ना। अब जे रिफ्लेक्टेड की वैल्यू क्या होती है, P1/m/b स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान कर लेना आप लोग, ये P1/m/b स्क्वायर। अब ये b क्या है मेरे पास, देखो b क्या है मेरे पास, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट है। कैसे पता चला, जब इंसिडेंट वेव हमने जब जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे रीजन 1 के लिए, है ना, देखो रीजन 1 में ही तो है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड मेरी, है ना, रीजन 2 में तो मेरी ट्रांसमिटेड है। तो रीजन 1 के जब मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे तो क्या आए थे मेरे पास, a e⁻k1x प्लस में b e−k2x, है ना। ये मेरा क्या था, ये मेरा इंसिडेंट वेव को शो कर रहा था, ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेव को शो कर रहा था। कैसे पता चला, क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है तभी माइनस आया यहाँ पे, देखो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा ना, तो एक्स डायरेक्शन में तो केवल इंसिडेंट वेव जा रही है ना, इसलिए। तो बी मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट है, और ए मेरा क्या है, इंसिडेंट कोफिशिएंट है मेरा यहाँ पे, है ना। तो देखो P1/m कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। कोई आपसे इस P की वैल्यू पूछ लेना तो क्या आ जाएगी, KH कट। कैसे आई, बड़ा आसान है, मैं बता देती हूँ। ये भी देखो K इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 2π/λ, के वेव नंबर होता है हमारे पास 2π/λ। अब लैम्डा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2π/h, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, p आ जाएगा। अब मुझे पता है कि मेरे h कट की वैल्यू क्या होती है, h/2π, है ना। तो इस 2π को मैं इस h के डिनोमिनेटर में लिख सकती हूँ, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, p/h/2π। देखो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो एक ही बात है ये दोनों, है ना। तो लेकिन मेरा h/2π किसकी वैल्यू हो गई मेरे पास, h कट की, यानी p/h कट। यहाँ से मैं p की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी मेरे पास, KH कट, है ना। अब k की वैल्यू रीजन 1 में, देखो ये रीजन 1 था मेरा, तो इसमें मैंने K1 माना था ना, k की वैल्यू, इसके लिए K2 माना था। तो इंसिडेंट के लिए भी K1 आएगा, और रिफ्लेक्टेड भी मेरा रीजन 1 में, तो क्या आएगा K1। तो P की वैल्यू मिल के आ गई K1H कट। तो इसके लिए भी K1H आएगी, इसके लिए भी K2H आएगी, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे मेरे यहाँ से, है ना। देखो जब हम ट्रांसमिटेड की बात करेंगे ना तब शायद क्या होता है, ऐसा ना हो, वैल्यू कैंसिल ना हो, है ना। लेकिन यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो रही है, क्योंकि रीजन 1 में मैंने जो K है मेरा वो दोनों के लिए सेम था K1, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा, जो मेरा रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर अपॉन में इंसिडेंट का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना यहाँ पे। तो R इज इक्वल टू, अब B की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, आपको देखो ये वैल्यू अभी जो हमने निकाली थी, इसलिए हमने किस की वैल्यू निकाली थी, B की और C की। क्यों, क्योंकि B हमारा क्या बता रहा था यहाँ से, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट, और C मेरा ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट को शो करेगा, इसलिए हमने वो वैल्यूज निकाली थी, है ना। तो किन्हीं के मन में डाउट हो तो अब समझ में आया हमने क्यों निकाली, ताकि हम रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट की वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाए। तो यहाँ पे देखो B की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, K1 - K2 अपॉन में K1 + K2 और इंटू A। तो ये वैल्यू मेरी किसकी है, B की, इसका स्क्वायर अपॉन में A का स्क्वायर, ये तो सेम ही रहेगा। तो इस A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, R की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, K1 - K2 अपॉन K1 + K2 स्क्वायर। 100% ट्रू रिजल्ट है ना। और पेपर में पूछा जाता है डेरिवेशन पूरा का पूरा, तो इम्पोर्टेंट है ना। 8 नंबर 9 नंबर में एज इट इज पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, तो इतना नोट करो। फिर इसके बाद हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की बात करते हैं। देखो अब हम किसकी बात करेंगे, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट की बात करेंगे, कि मेरी इंसिडेंट वेव थी इस बॉल से स्ट्राइक होके कितनी मेरी ट्रांसमिट हो गई, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट मेरा किसके इक्वल आएगा, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट के, कि कितनी मेरी इंसिडेंट वेव थी उसका कितना % मेरा हिस्सा ट्रांसमिट होके मेरे रीजन नंबर 2 में चला गया, है ना। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। फॉर्मूला कैसे है समझ में आ गया होगा। तो T इज इक्वल टू जे ट्रांसमिटेड अपॉन में जे इंसिडेंट इज इक्वल टू, अब देखो ट्रांसमिटेड के लिए मेरे पास P2, क्योंकि देखो K2 वैल्यू है ना,
P कैसे निकालते मैंने अभी बता दिया है ना। तो P1 के लिए मेरा K1H कट, क्योंकि P1 मेरा फर्स्ट रीजन में है, फर्स्ट रीजन में K क्या माना था हमने K1, तो K1 के लिए मेरा P1 आ जाएगा, K2 के लिए मेरा P2 आ जाएगा ना। तो अब ट्रांसमिटेड मेरा रीजन सेकंड की बात हो रही है, ये सेकंड रीजन की बात कर रहे हैं मैं ना। तो सेकंड रीजन में P2/m और C का स्क्वायर अपॉन में P1/m, A का स्क्वायर मेरा फर्स्ट रीजन में है ना। ये मेरा ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट होते हैं, मेरे इंसिडेंट कोफिशिएंट होता है ना। जब जनरल सॉल्यूशन इसके निकाले थे तो इसके क्या निकल के आए थे मेरे, साइड 2 की वैल्यू क्या आई थी यहाँ से, C e⁻⁴ है ना, D e⁻⁻⁴ की वैल्यू 0 हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बैरियर नहीं हो रखा, कुछ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो रिफ्लेक्टेड जो मेरा कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा रीजन 2 में, है ना। इतनी बात समझ में आई। तो देखो P2C, अब M से M कैंसिल हो गया, P2C² अपॉन में P1A² है ना। अब P2 और P1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे, क्या है K2H कट और K1H कट, तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, P2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे H कट K2 है ना, ट्वाइस ऑफ K1 अपॉन में K1 प्लस K2, ये किसकी वैल्यू है मेरी, C की वैल्यू है। अभी हमने निकाली थी किस किस की वैल्यू, P की और C की वैल्यू निकाली थी। तो अब यहाँ पे C की वैल्यू यूज होगी, क्योंकि ट्रांसमिटेड करंट की बात करें तो C की वैल्यू क्या थी मेरी, ये वैल्यू थी मेरी, है ना। तो C की वैल्यू रख दी A अपॉन में A का स्क्वायर, ये है ना। अब डिवाइड में वो भी तो आएगा, P1 की वैल्यू है ना, यानी H कट K1 की वैल्यू भी आएगी, तो H कट से H कट कैंसिल है ना। तो K2/K1, और ये मेरी किसकी वैल्यू है, C की, ये मेरी किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू है। तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो T की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4K2K1 अपॉन में K1 प्लस K2 का स्क्वायर, है ना। इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी आप लोगों को, है ना। अब देखो, अब मुझे क्या पता है कि R प्लस T की वैल्यू मेरी क्या है, 1, यही मुझे फाइंड आउट करना था। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हो चुका, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट हमने अभी निकाला था, हमें यही फाइंड आउट करना था। ये एक और एक्स्ट्रा टर्म मैंने क्यों लिखी है, देखो अभी समझ जाओगे। R प्लस T इक्वल टू 1, कि जितनी मेरी रिफ्लेक्ट हुई है और जितनी मेरी ट्रांसमिट हुई वो मेरी पूरी ई इंसिडेंट के इक्वल आनी चाहिए। कि भाई देखो, ई इंसिडेंट थी, इसकी जितनी स्ट्राइक हुई वो पार्शियल ट्रांसमिट हो गई, पार्शियल रिफ्लेक्ट हो गई, तो पार्शियल रिफ्लेक्टेड प्लस पार्शियल ट्रांसमिटेड मेरे इंसिडेंट के इक्वल आना चाहिए, है ना। उसको हमने इंसिडेंट वाले को 1 मानना है, तो R प्लस T मेरा 1 के इक्वल आना चाहिए। तो R की वैल्यू और T की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। R की वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी, ये R की वैल्यू है, ये T की वैल्यू है ना। एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे दोनों को, तो K1 प्लस K2 का स्क्वायर अपॉन K1 प्लस K2 का स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरा किसके इक्वल आ गया, 1 के, यानी R प्लस T की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 1। ये किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। कि मेरी जो इंसिडेंट वेव थी ना, उसका टोटल रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड मेरा किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो ये किस बारे में बात की आज हमने, ये हमने बात की स्टेप पोटेंशियल फॉर E ग्रेटर देन V0, है ना। देखो ध्यान रखना, ये जितनी बात की हमने किसके लिए बात की है, E ग्रेटर देन V0, है ना। पेपर में एक ये केस भी बनता है, E स्मॉलर देन V0, जिसको हम अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। तो E ग्रेटर देन V0 के लिए हमने ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे फॉलो करता है, ये सारी बातें आज के लेक्चर में की है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।